कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो कल अपन ने ओम का नियम पढ़ा था, आप सब जानते हो ओम के नियम में सबसे पहले उसका पढ़ा था बच्चों वृहद रूप। वृहद रूप का मतलब होता है एक बड़ा रूप, मतलब उसमें ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनको आप आराम से माप सकते हो, जैसे विभवांतर को और धारा को आसानी से देखकर मापा जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं उसका वृहद रूप। तो सबसे अपन ने पहले पढ़ा था वृहद रूप क्या होता है। तो ओम के नियम का वृहद रूप होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, जब पर आर प्रतिरोध होता है और हम बोलते हैं V जो है आई के सीधे समानुपाती है। आर यहाँ पर प्रतिरोध है जो कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसका हमारे पास मात्रक ओम होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो क्वांटिटीज आती है उसको डायरेक्ट हम देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कॉपर है तो कॉपर को अपन देख करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, टाउ की वैल्यू क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पे सिग्मा को अपन बोलते हैं चालकता और इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है ना, अब देखो जैसे एन है, आप मटेरियल को देख के थोड़ा बता कर सकते हो कि भी उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी या टाउ की वैल्यू क्या होगी, लेकिन V और I तो अपन मेजर कर सकते हैं, तो डिवाइस लगाई वोल्ट मीटर एमीटर हो जाएगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट। लेकिन N और टाउ के लिए कोई ऐसी डिवाइस नहीं जिससे आप N और टाउ की वैल्यू मेजर कर लो किसी पदार्थ के लिए, इसलिए इसका सूक्ष्म रूप होता है। ये बहुत छोटे लेवल पे क्वांटिटीज अपने को मेजर करनी होती है। इसमें मैंने आपको बोला था सूक्ष्म रूप काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कल डिस्कस किया था कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। तो हमने बोला था अगर तापमान नियत हो, हमारा तापमान क्या बच्चों, तापमान नियत हो, तो उस केस में मैंने बोला था जो प्रतिरोध R होता है वो सीधे समानुपाती होता है L के, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल होता है A के, है ना। L यहाँ पे इसकी लंबाई है, A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है किसका, तार का। दोनों को क्लब करके हमने बोला था R सीधे समानुपाती था L अपॉन A के, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर नियतांक आया था रो। रो को हमने बोला था प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना कि उसकी लंबाई चौड़ाई पे। कल आपको एक प्रश्न भी कराया था, एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात दे दे या लंबाई का अनुपात दे दे और उसकी प्रतिरोधकता का अनुपात पूछे तो हमेशा एक अनुपात ही एक होगा, क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी लंबाई चौड़ाई पर नहीं। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो आर होता है उसके व्युत्क्रम को अपन बोलते हैं चालक, उसको हम बोलते हैं, जैसे प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के उल्टे को अपन क्या बोलेंगे, चालकत्व, जी, है ना, चालकत्व। और इसका मात्रक किसके बराबर होता है बच्चों, इसका मात्रक बराबर होता है ओम इनवर्स, या उसको हम बोल सकते हैं महो, MHO, या इसको बोल सकते हैं साइमन। ये इसके सब मात्रक हैं 1/r के। एक होता है बच्चों विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व, या इसका एक और नाम क्या है, चालकता। इसका सिंबल होता है बच्चों सिग्मा, जो ऊपर भी अपन ने पढ़ा वो 1/रो के इक्वल होता है। ठीक है, यहां से अपन ने रो का मान भी निकाल लिया था कि रो का मान, क्योंकि सिग्मा का मान अपन ने पढ़ा था एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, तो रो का मान हो गया 1/सिग्मा, वो हमारे पास हो गया एन स्क्वायर टाउ, तो नीचे चला जाएगा, एम आपको ऊपर चला जाएगा। ये अपन ने कल पढ़ा था। फिर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी डिराइव करे थे कि भाई अगर मान लो अगर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत हो, है ना, अगर ए आपका कांस्टेंट है, नियत है, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, L1/L2 के। फिर मैंने आपको बोला था अगर आपका L नियत हो, L कांस्टेंट हो, तो R जो है वो सिर्फ A पर निर्भर करेगा, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा A2/A1 के। इसके बाद मैंने बोला था मान लो दोनों ही कांस्टेंट नहीं, दोनों ही वेरिएबल है, मतलब L और A दोनों क्या है, वेरिएबल है, दोनों ही बदल रहे हैं। तो उनके बदलने से मैंने आपको बोला था कि R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, L1/L2 गुणा A2/A1। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोली थी, अगर हम किसी तार को खींचते हैं तो उसका आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। तो तार को खींचने पर मैंने बोला था कि R1/R2 हो जाता है हमारे पास L1/L2 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं अपन A2/A1 का होल स्क्वायर। तार को खींचने की बात है, या फिर हम लिख सकते हैं अगर उसको n गुना खींच दिया हमने, तार को
n गुना खींचने पर, 2 गुना 3 गुना खींचने पर हमारा जो प्रतिरोध है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। ये हमने कल उसके ऊपर एक फॉर्मूला क्वेश्चन भी देखा था कि जैसे मान लो किसी तार को आपने 4 गुना खींच दिया तो आप उसका जो प्रतिरोध है वो पहले के कंपैरिजन में 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रतिरोध जो होता है वो तापमान नियत रखने पर इन दो चीजों पर निर्भर कर रहा था, एल और आर पे। आज अपन देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर ही वेरी करने लग जाए, तापमान को चेंज करने लग जाए, तो हमारा प्रतिरोध किस तरीके से चेंज होगा। ये पढ़ने से पहले मैं आज आपको पहले पढ़ाऊंगा कि प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करती है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता की ताप में निर्भरता। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। कल मैंने आपको बोला था कि प्रतिरोधकता जो होती है वो लंबाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन प्रतिरोधकता बच्चों ताप पर जरूर निर्भर करती है। अगर आपका ताप परिवर्तित होगा तो प्रतिरोधकता भी चेंज होगी। प्रतिरोधकता वैसे तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पर साथ के साथ प्रतिरोधकता तापमान पर भी निर्भर करती है। टेम्परेचर वेरी करने से प्रतिरोधकता भी चेंज होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हम बात करेंगे चालक के बारे में कि चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ कैसे वेरी करेगी। फिर अपन कुचालक और अर्धचालकों के बारे में बात करेंगे। देखो चालक में क्या होता है, चालक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे आप चालक का तापमान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अगर आप किसी चालक का तापमान बढ़ा रहे हो तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तेज भागेंगे। अब वो तेज भागेंगे तो क्या होगा, टक्करों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई अगर कोई गाड़ी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से भागती है तो उसके टक्कर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फलस्वरूप टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों अगर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो टाउ की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। टाउ था हमारे पास विश्रांति काल। मान लो यहां से यहां तक जाने में पहले 2 टक्कर हो रही थी, अब यहां से यहां तक जाने में पहले कंपैरिजन मान लो 3 टक्करें हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 टक्करों के बीच का समय ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 2 टक्करों के बीच का समय कम हो जाएगा मतलब टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टाउ की वैल्यू कम होने से प्रतिरोधकता अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला, ताप बढ़ाने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे टक्करों की संख्या बढ़ती है। टक्करों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। फलस्वरूप विश्रांति काल, 2 टक्करों के बीच का समय, विश्रांति काल टाउ घटता है एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है। अब प्रतिरोधकता कैसे बढ़ती है मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको जरा लिख लेते हैं। अच्छा, प्रतिरोधकता का सिग्मा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, Ne स्क्वायर टाउ अपॉन एम। रो आपका होता था 1 अपॉन सिग्मा के, यानी उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता था m अपॉन Ne स्क्वायर टाउ। ठीक है, इसमें से आप n को चेंज नहीं कर सकते, m और e को भी चेंज नहीं कर सकते, तो रो की वैल्यू व्युत्क्रमानुपाती हो गई बच्चों किसके, टाउ के। तो अगर आप टाउ को घटा दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रतिरोधकता यानी रो का मान बढ़ जाएगा। तो देखो क्या होगा, जैसे आपने ताप बढ़ाया वैसे क्या होगा, ऑब्वियसली ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ेगी। अब टक्करों की संख्या बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली बच्चों टाउ की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि टाउ होता था दो टक्करों के बीच में लगा समय। तो इससे क्या होगा बच्चों, टाउ जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा घट जाएगा। और टाउ जो होता है वो रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब अगर आपने टाउ को घटाया तो रो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये पूरी कहानी है। तापमान बढ़ाने से क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हुआ, टक्करों की संख्या बढ़ी, टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ, दो टक्करों के बीच का समय घट गया, मतलब टाउ घट गया, और टाउ घटने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मैंने ऊपर स्टेटमेंट भी लिख दिया है और नीचे आपको इस तरीके से बता दिया। आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लगाओ आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज है। इसके ग्राफ से भी हमें ये चीज साफ साफ पता चलती है। जैसे आप अगर नाइक्रोम के तार के बारे में बात करोगे, है ना, तो नाइक्रोम के अंदर यहां पे अगर अपन प्रतिरोधकता और यहां पे अगर अपन तापमान ले तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। मतलब जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। जबकि मैं कॉपर या एल्यूमिनियम का ग्राफ लूं, यहां पे अगर मैं कॉपर या एल्यूमिनियम के ग्राफ के बारे में बात करूं तो यहां पर तापमान है और यहां पर प्रतिरोधकता, तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो मतलब इसमें भी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, ग्राफ याद रखिएगा, एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। एक बार वापस बोल रहा हूं, अगर आपने तापमान बढ़ाया, किसी को ज्यादा गुस्सा दिलाया, ज्यादा गुस्सा दिलाओगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर ज्यादा खाएगा, टक्कर ज्यादा खाएगा तो दो टक्करों के बीच का समय ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि जहां पहले दो टक्करें हो रही थी यहां पर 3-4 टक्करें भी हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो टक्करों के बीच का समय घट गया। दो टक्करों के बीच का समय घटने से, टाउ की वैल्यू घटने से रो बढ़ता है, क्योंकि टाउ और रो में व्युत्क्रम रिलेशन होता है। अगर आप टाउ को घटाते हो तो रो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये फॉर्मूले से हमें पता चला। समझ गए सब बच्चे? क्लियर है? और जो बच्चे यहाँ पर फालतू बातें करेंगे उन सबको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। यहाँ पर फिरोज भैया बोल बैठे हैं, मैं बोल दूंगा पहले, ठीक है? इसलिए सब बच्चे, हाँ जी बेटा, नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता काफी उच्च होती है, ठीक है ना, उसकी प्रतिरोधकता काफी वैसे ही काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो अपन ने बात कर ली चालक के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों अपन, एक नंबर डाला ना इसमें, तो अपन बात करते हैं बच्चों अर्धचालक या कुचालकों के बारे में। तो देखो अर्धचालक और कुचालक, देखो कुचालक की जहां तक बात है तो उसकी चालकता तो वैसे 0 होती है, क्योंकि रीजन ये है कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम होती है। देखो क्या होता है, चालक के पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे वैसे विद्युत धारा आराम से उसमें से फ्लो हो रही है, कोई टेंशन नहीं हो रही है उसको, है ना। लेकिन जहां तक बात है अर्धचालक या कुचालकों के बारे में, तो कुचालक में तो वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अर्धचालकों में 27 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कुछ आवेशवाहक होते हैं। उसमें दो आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स, जो अपन 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर अब अभी आपको समझना है कि अर्धचालक में आवेशवाहक तो है लेकिन काफी कम है। अर्धचालक की डेफिनेशन यही होती है कि जो कम तापमान पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और उच्च तापमान पर जो है वो क्या बोलते हैं, चालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें तापमान बढ़ाने पर आवेश घनत्व बढ़ता है या मुक्त आवेशों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो इन दोनों पदार्थों के साथ क्या क्या है, दोनों पदार्थों के साथ एक चीज है, देखो जहां तक बात तापमान की है तो तापमान बढ़ाने पर इनके अंदर n की संख्या, n क्या होता था बच्चों, एकांक आयतन में आवेश घनत्व या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश घनत्व आप बोल सकते हो। तो इनके अंदर तापमान बढ़ने पर, इनमें भी देखो तापमान बढ़ने पर टाउ की वैल्यू तो इनमें भी घटती है, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं टक्करों की संख्या विश्रांति काल को और n को कंपेयर करूं तो n की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू टाउ। तो टाउ तो इनमें भी घट रहा है, विश्रांति काल तो इनमें भी घटता है क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इनमें n की संख्या भी बढ़ती है। मतलब मान लो जहां पहले हमारे पास 1000 आवेशवाहक थे आवेश को ले जाने के लिए, वहां पर अब मेरे पास 2000 आवेशवाहक हो गए। तो अगर यहां पर 2000 आवेशवाहक होंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी प्रतिरोधकता घटती जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि अभी अभी आपको पीछे पढ़ाया था
रो का फॉर्मूला होता है हमारे पास m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो अगर आप n की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो टाउ की रो की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो इनमें भी टाउ की वैल्यू ऐसी बात नहीं बढ़ती, बहुत स्लाइटली बढ़ती है, लेकिन n की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, इसलिए इनके अंदर रो की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, मतलब प्रतिरोधकता घट जाती है। तो कुचालक और अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने पर n की वैल्यू बढ़ती है, टाउ के कंपैरिजन में n की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि n की वैल्यू इसके अंदर ज्यादा बढ़ेगी तो रो की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे अर्धचालक पदार्थों का या कुचालक पदार्थों का। तो इसमें भी बार नामांकन लिख देते हैं। इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर आवेश घनत्व क्या होता था? आवेश घनत्व स्मॉल n, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश घनत्व n चर घातांकी रूप से बढ़ता है। चर घातांकी का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपने तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ाया तो इसके इलेक्ट्रॉन जो डबल हो जाएंगे, हो सकता है ट्रिपल हो जाए, हो सकता है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक बढ़ जाए। मतलब मान लो पहले डबल हुए, फिर 4 गुना हो गए, फिर 8 गुना हो गए, फिर 16 गुना हो गए, फिर 32 गुना हो गए, फिर 64 गुना हो गए, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होता है, काफी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे है ना किसी जगह की जनसंख्या थी, जैसे मान लो पहले किसी जगह की जनसंख्या थी 2 लोग थे, फिर 2 से 4 बने, 4 से 16 बने, 16 से 32 बने, 32 से 64 बने, 64 से 128 बने, 128 से 256 बने, फिर 512, 1024, फिर 2048 एंड सो ऑन। तो यहां पर ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है, मतलब एक एक करके नहीं बढ़ रहा है, मतलब 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 से बढ़ते जा रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं चर घातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल वृद्धि, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, तापमान बढ़ाने पर इन पदार्थों में जो n की संख्या होती है ना, वो चर घातांकी रूप से बढ़ती है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर आवेश घनत्व चर घातांकी रूप से बढ़ते हैं, टाउ के घटने की तुलना में। अब टाउ तो इसमें भी घटेगा क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ रही है, तो टाउ के घटने की तुलना में n में वृद्धि, n मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश घनत्व n में वृद्धि अधिक होती है। फलस्वरूप इनकी प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है। तो यहां पर आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने पर n की संख्या में वृद्धि हुई, n की संख्या में वृद्धि होने से रो की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट गई। इनके ग्राफ के बारे में बात करो बच्चों, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां पर आप ले लो तापमान, यहां पर आप ले लो रो, और ग्राफ इनका बनेगा कुछ इस तरीके का। तो आप देख लो जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाता जा रहा हूं वैसे रो की वैल्यू एक्सपोनेंशियली यानी चर घातांकी रूप से घटती जा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। रो का फॉर्मूला आप यहां पे लिखेंगे m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहां पर रो और n में व्युत्क्रम रिलेशन आ गया, ठीक है। ओके चलिए, ओके अब एक चीज यहां पर मुझे और बतानी है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, मतलब इनकी जो वैल्यू है ना वो किस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक बार वो भी आप देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, जो मैं बताने वाला हूं। इनका जो रो का फॉर्मूला होता है बच्चों वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फॉर्मूला ई की रो अपॉन रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर
माइनस ईजी अपॉन केबीटी। ईजी को यहां पर बोलते हैं अपन एनर्जी गैप। ये अपन पढ़ेंगे वैसे 14वें चैप्टर में, एनर्जी गैप बोलते हैं इसको। वैसे तो पूरा नाम इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसको। बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल वो ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ताकि वो बंद इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाए। मतलब बंद इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रभाव में और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रभाव में नहीं है, जो विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है बंद इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए, उसको अपन बोलते हैं उसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए ये वैल्यू जो होती है वो लगभग होती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी मुक्त होने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, सिलिकॉन जो होता है उसके लिए करीब 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो छोड़ देना, ठीक है ना। तो यहां पर इस फॉर्मूले से आप इजीली देख सकते हो कि तापमान बढ़ाने पर रो की वैल्यू ऑटोमेटिकली घटने लग जाएगी, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। घटने से रो की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यहां से एक चीज और समझ आ रही, सॉरी घट जाएगी। यहां से एक चीज और समझ आ रही है कि अगर हम तापमान को 0 रख दें, 0 केल्विन, इसको अपन बोलते हैं परम शून्य ताप। ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, परम शून्य ताप। तो बच्चों परम शून्य ताप पर जो कुचालक होते हैं या जो अर्धचालक होते हैं बच्चों, अगर इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो 1/0 का मान आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान भी इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। मतलब परम शून्य ताप पर 0 केल्विन तापमान पर वो अर्धचालक व जो कुचालक होते हैं इनकी प्रतिरोधकता होती है अनंत। मतलब इनमें से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा था, आपकी इच्छा हो तो पढ़े, ना पढ़ना हो तो नहीं पढ़े। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये ग्राफ तक है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहां पर अपन ने 2 चीजें पढ़ ली। पहला, तापमान बढ़ाने पर चालक की जो प्रतिरोधकता होती है हमेशा घटती है, जबकि कुचालक या अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है। उनमें बढ़ रही थी, तापमान बढ़ाने पर इनमें घट जाती है, ठीक है। क्यों घटती है इसके पीछे अपन रीजन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। बेटा केजी नहीं है, यहाँ पे केबी लिखा है। अच्छा मैं बता देता हूँ, ईजी यहाँ पर ये केबी लिखा है। केबी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में बाद में आएगा। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। ये वैसे अपन ने 11वीं फिजिक्स में पढ़ा था। बोल्ट्जमान नियतांक याद करो, ये अपन ने पढ़ा था जो आपका गैसों का अणुगति सिद्धांत वाला चैप्टर था, वहां पढ़ा था केबी, ठीक है ना। टी तापमान होता है, ई यहाँ पर एनर्जी गैप होता है। तो 3 टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ई तो आप जानती हो, ठीक है ना। ये आपका एक्स्ट्रा, आपकी इच्छा हो तो पढ़ना, नहीं तो आपका इतना ही एग्जाम में लिखने के लिए आया तो इतना ही लिखना, ठीक है। अब क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? जैसे मैंने बोला किसी चालक का तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कितनी बदलेगी, वो अब पढ़ने वाले। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव कि प्रतिरोध को ताप किस तरीके से वो करता है, परेशान करता है। कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। है ना, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद है जब मैंने आपको ओम के नियम का स्टेटमेंट लिखवाया तो उसमें लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ताप वगैरह कांस्टेंट रहना चाहिए। तो भाई तापमान बढ़ाने पर एक्चुअली क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है चालकों में। तो क्योंकि उनमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो फिर हमने बोला था कि आर कांस्टेंट होना चाहिए, तो आर तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, इसलिए वहां पे अपन ने पहले ही कंडीशन लिख दी थी कि तापमान नियत रहना चाहिए, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, किस फॉर्मूले से बढ़ता है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 11 में एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, डेल एल अपॉन एल जो था
याद है इसको क्या बोलते थे, कोई बताएगा मेरे को, डेल एल अपॉन एल को क्या बोलते थे? याद है किसी को? चैप्टर नंबर में पढ़ा था अपन ने, 9 10 11वें चैप्टर में पढ़ा था। डेल एल अपॉन एल को क्या बोलते थे अपन? वहां पे अपन ने पढ़ा था डेल एल अपॉन एल जो है वो सीधे समानुपाती होता है तापमान में परिवर्तन के। और जब हमने इसको सॉल्व करा तो एक फॉर्मूला आया था, हमने वहां पे पढ़ा था तापमान बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ, किसी भी चालक की लंबाई मतलब लंबाई में, क्षेत्रफल में और आयतन में वृद्धि होती है। तो लंबाई के लिए फॉर्मूला था और वहां पे कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाता था L2 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, जिसमें अल्फा को अपन बोलते थे तापमान गुणांक। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, कि मैं ये बोला किसी चालक का तापमान बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है चालक की लंबाई भी बढ़ेगी। ऐसे अपन ने क्षेत्रफल के लिए भी पढ़ा था A2 इज इक्वल्स टू A1 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी। ऐसे आयतन के लिए भी पढ़ा था V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस गामा इंटू डेल टी। याद आ रहा होगा। फिर इनमें संबंध पढ़ा था 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात आता है। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था डेल एल अपॉन एल, वहां से फॉर्मूला भी निकाल के लाए थे अपन। बस सेम चीज यहां पर भी है। विकृति बहुत बढ़िया, बढ़िया, मतलब मजा आ गया भाई। इसको अपन बोलते हैं रेखीय विकृति। ठीक है, कि रेखीय विकृति जो होती है वो तापमान के सीधे समानुपाती होती है। प्रतिबल और विकृति एक टॉपिक पढ़ा था, उससे हम 11वें चैप्टर में इसको यूज किए थे कि डेल एल अपॉन एल को अपन बोलते हैं रेखीय विकृति, और रेखीय विकृति तापमान के सीधे समानुपाती होती है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे, हम बोलेंगे डेल आर अपॉन आर, जैसे उसको अपन रेखीय विकृति बोलते हैं, उसको अपन प्रतिरोध विकृति बोलेंगे। डेल आर अपॉन आर सीधे समानुपाती होता है बच्चों तापमान में परिवर्तन के। मान लीजिए ये पदार्थ है, इसका प्रतिरोध R1 है और मान लीजिए इसका तापमान T1 है। आपने इसका तापमान बढ़ाया, तो इसके प्रतिरोध में भी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। मुझे नहीं पता क्या वृद्धि हुई, लेकिन हाँ भाई वृद्धि तो हुई है। हम यहाँ पे बोल के चल रहे कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली तापमान हमने बढ़ाया। तो डेल आर अपॉन आर जो है वो सीधे समानुपाती हो जाएगा डेल टी के। डेल आर की जगह आप लिखोगे बच्चों R2 माइनस R1, और नीचे आप लिख सकते हो इसको R1, क्योंकि प्रारंभिक प्रतिरोध था। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे वहां पे भी हमारे पास एक कांस्टेंट आता था अल्फा, तो यहां पर भी कांस्टेंट आएगा हमारे पास अल्फा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं। तो इसका समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट आ गया जो हमारे पास अल्फा। अल्फा यहां पर क्या बच्चों? ताप गुणांक। वो समानुपाती का चिन्ह है और ये अल्फा है, दोनों अलग अलग है ना, मिक्स मत कर देना। ये समानुपाती का चिन्ह है, अल्फा है। ठीक है, तो भाई डेल आर अपॉन आर जो है सीधे समानुपाती होता था डेल टी के। डेल आर में आप डेल आर को लिख सकते हो R2 माइनस R1, और समानुपाती का चिन्ह हटाने पर आ गया अल्फा, जिसको अपन बोलते हैं ताप गुणांक। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। R2 का मान निकालना है तो R2 अपॉन R1 अलग कर दो, माइनस R1 अपॉन R1 अलग कर दो, बराबर अल्फा इंटू डेल टी। इन दोनों को काट दो बच्चों, काटने पर यहां पर बचेगा 1, हमारे पास आ गया R2 बाय R1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल टी। हमें R2 का मान चाहिए तो इसको हम वहां पे लेके जाएंगे, जब इसको वहां पे लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। इसके बाद हमें R2 का मान चाहिए तो R2 का मान हमारे पास आ जाएगा R1, और ये पूरे से गुणा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ये फॉर्मूला है। अगर आपको अल्फा का मान किसी भी पदार्थ के लिए पता हो, जो कि हर पदार्थ के लिए फिक्स होता है, तो आप किसी भी तापमान पर, मतलब मान लो पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पर है, मैं उसको 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दूं तो उसके प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस फॉर्मूले से अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव होता है। यहां पर अल्फा को अपन बोलते हैं ताप गुणांक। तो सबसे पहले मैं अल्फा का पहले उसका मात्रक निकाल के आपको बता देता हूं। तो यहां से मैं इसका मात्रक निकालते हैं, तो अल्फा का मात्रक देखिए डेल आर अपॉन आर, क्योंकि आर को भी आप ओम में मापोगे, आर को भी आप ओम में मापोगे, मतलब ये तो हो गया मात्रकहीन। तो ये वाली पूरी टर्म हो गई मात्रकहीन।
या चलो लिख देता हूं मैं, डेल आर अपॉन आर बराबर अल्फा इंटू डेल टी। इसको आप ओम में मापोगे, इसको भी आप ओम में मापोगे, अल्फा हमें पता नहीं है, इसको डिग्री सेल्सियस में मापोगे। डेल टी मतलब तापमान परिवर्तन डिग्री सेल्सियस। ओम से आम का ओम कट गया, 1 बराबर हमारे पास हो गया अल्फा इंटू डेल सी, सॉरी डिग्री सेल्सियस, नीचे लेके जाओ। 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया बच्चों अल्फा के, मतलब अल्फा का मात्रक हो गया हमारे पास डिग्री सेल्सियस इनवर्स। याद रखिएगा अल्फा का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कभी भी क्वेश्चन में नहीं समझ आए कि अल्फा क्या दे रखा है तो आप बस मात्रक को पकड़ लो, जिसका भी मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स दे रखा हो वही अल्फा की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, यहां पर अल्फा जो है पदार्थ टू पदार्थ वेरी करता है, किसी पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसी पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन चालकों के लिए, क्योंकि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बढ़ता है, तो चालकों के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, के लिए अल्फा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो अगर अल्फा का मान बच्चों धनात्मक होगा, अल्फा की कोई पॉजिटिव वैल्यू आप यहां पे रखोगे, तो R2 का मान R1 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे मान ही लेते हैं, मान लो अल्फा का मान 1 है, तो भी 1 + 1 2 तो आया, ठीक है, तो मतलब R2 का मान ज्यादा तो होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कुचालक या अर्धचालकों के लिए, कुचालक या अर्धचालकों के लिए, तो उनका तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों ही घटेंगे। अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान बच्चों होता है नेगेटिव। तो अगर अल्फा का मान आप नेगेटिव रखोगे, एक में से आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी क्वांटिटी आपको मिलेगी वो ऑब्वियसली 1 से छोटी होगी। मान लो अल्फा का मान 0.1 ही है, तो आपने 1 में से 0.1 माइनस करा तो 0.9 बन जाएगा, मतलब R2 का मान R1 से छोटा होगा। ठीक है, यानी उनमें तापमान बढ़ाने पर ऑब्वियसली प्रतिरोधकता घटती है, तो प्रतिरोध भी घटेगा, क्योंकि ज्यादा तेज करंट फ्लो कर रहा है, चालकता बढ़ रही है उनकी। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन अंग्रेजी में होती है कांस्टेंट, लिखो ENT और लगा दो, कांस्टेंटन। ठीक है ना, ऐसे पदार्थों के लिए अल्फा का मान काफी सूक्ष्म या लगभग नगण्य होता है, मतलब लगभग 0। इसकी वजह से इन पदार्थों के अंदर, क्योंकि अल्फा वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो R2 R1 के बराबर है, मतलब इन पदार्थों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध लगभग नियत रहता है, लगभग नियत रहता है, नियत रहता है। एक्यूरेटली नहीं बोल रहे पर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। इन दोनों पदार्थों का यूज करते हैं बच्चों हम क्या बनाने में, इनका यूज करते हैं अपन, जैसे आप पे आगे अभी तो नहीं पढ़ा अभी अपन ने, लेकिन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसका यूज करते हैं अपन मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने में। तो इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग मीटर ब्रिज या जिसको मीटर सेतु बोलते हैं एवं विभवमापी बनाने में करते हैं, विभवमापी बनाने में करते हैं। ठीक है, अभी विभवमापी या मीटर ब्रिज क्या होता है इस चैप्टर के आगे जब अपन आएंगे तब पढ़ेंगे, बट ये प्रैक्टिकल का एक प्रश्न है जब मैं विभवमापी मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका एक प्रैक्टिकल भी है, तो आपको उसके रिलेटेड प्रश्न भी बताऊंगा। उसमें टीचर का पहला ही प्रश्न होता है, या एक्सटर्नल जो उसका पहला प्रश्न ही होता है कि जो मीटर ब्रिज है इसका वायर किस चीज का बना हुआ है, तो आप बोलोगे मीटर ब्रिज का वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो उसने बोला दूसरा प्रश्न कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ही क्यों बना हुआ होता है, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि इसके लिए अल्फा यानी ताप गुणांक का मान काफी कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर भी, ताप बढ़ाने पर भी इनके प्रतिरोध में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे रीडिंग हमारी एक्यूरेट आती है।
ठीक है ना, ये उत्तर है। आपको प्रश्न या तो किसी हो सकता है उसमें मिल जाए, मतलब बोर्ड के प्रश्न में मिल जाए 1 नंबर में, या तो फिर टीचर तो डेफिनेटली पूछता है, जिसका भी मीटर बीज या पोटेंशियोमीटर, इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं या विभवमापी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं घबराऊं मत, बताऊंगा उसको डिटेल में, बताऊंगा क्या होता क्या नहीं होता। बट हाँ, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपको वहां पे ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, वहां पे आपको क्लिक कर जाना चाहिए क्या, कि भाई मैंने बोला कि भाई क्या बोलते हैं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन यूज होता, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन क्यों यूज कर रहे हैं। तो आपको ये चीज यहीं पे याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा ना, वैसे हम प्रतिरोधकता का भी फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। तो एक और नोट डालेंगे, यदि चालक की लंबाई यानी L एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को नियत रखा जाए, को नियत रखा जाए, तब R1 का मान कितना होता है? R1 का मान होगा ρ1, वो चेंज हो सकता है, पदार्थ अलग अलग हो सकता है, दो अलग अलग पदार्थों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम है। और R2 बराबर ρ2 L/A। तो जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। उस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, यहां हो जाएगा ρ2 L/A, ρ1 L/A 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। L/A से L/A कैंसिल हो गया आपका, फॉर्मूला यहां से निकल के आया ρ2 इज इक्वल्स टू ρ1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये लो, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे R1 R2 और R1 की जगह ρ2 ρ1 भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली इस पे प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न इसी फॉर्मूले पे बनते हैं। इस फॉर्मूले पे भी अपन प्रश्न करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, डेरिवेशन काम का नहीं है, ठीक है ना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट, कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंपॉर्टेंट है, बता दिया वो काम का है, ठीक है ना, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है ना। ये किसके लिए है? फॉर्मूले के लिए, इसके ऊपर आंकिक प्रश्न आ सकते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं, समय हमारे पास है तो एक प्रश्न अभी निपटा लेते हैं। फिरोज भैया ले सकते हैं क्या एक प्रश्न? ओ फिरोज भैया, फिरोज भैया सर की क्लास खत्म हो गई क्या? फिरोज भैया तो चलो एक काम करते हैं, एक प्रश्न तो कर ही डालते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए एक, प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ का ताप, पदार्थ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर R है, इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, तब अल्फा की गणना कीजिए, अल्फा की गणना कीजिए। क्या है भाई प्रश्न? प्रश्न ये है कि कोई पदार्थ है, वो पदार्थ मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, उससे मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है ना, उत्तर थोड़ा हल आएगा ना। ओके,
तो मुझे नहीं पता पदार्थ क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसका मुझे R1 जरूर पता है। R1 उसका R ही दे रखा है। पहले का तापमान उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसका तापमान बढ़ा के कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और बोल रहा है कि उसका प्रतिरोध डबल हो गया, मतलब R2 का मान जो है वो R का डबल मतलब 2R हो गया। सिंपल सी बात है। फॉर्मूला पढ़ा था R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, पहले डेल्टा टी निकाल लेते हैं, तो डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई पदार्थ है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कुछ प्रतिरोध रहा होगा जिसको इन्होंने R नाम दे दिया। बोला 100 डिग्री सेल्सियस तक उस पदार्थ को गर्म किया, गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जस्ट डबल हो गया। मतलब पहले 5 था तो 10 ओम हो गया, 10 था तो 20 हो गया, 20 है तो 40 हो गया, जो भी है। उसके अल्फा का मान क्या होगा? R2 का मान 2R रखा, इसका मान R रखा, 1 प्लस अल्फा का मान पता है नहीं, इसका मान 100 डिग्री सेल्सियस अभी अपन ने निकाल लिया। ठीक, कभी भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें तो R को अंदर गलती से भी गुणाकार ना करें। इस प्रश्न को हल करने का सिंपल सा टेक्निक होता है, आप जो भी राशि उसको नीचे ले जाओ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आपने लिखा 2R, वो गुणा में था, यहाँ पे आके हो गया भाग में, 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो बच्चों उसको आपने सॉल्व करा, ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे बच गया 2 बराबर हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू 100। आप 2 को इधर, 1 को इधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 100। 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 100। आपका 100 नीचे चला जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 को आप लिख सकते हो 1/10 की घात 2 या 0.01, जो भी आप लिखना चाहो। और जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको लिख सकते हो 10 की घात माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपके अल्फा का मान आ गया, यानी वो जो भी पदार्थ रहा होगा उसके अल्फा का मान है 10 की घात माइनस 2, मतलब 0.01। ऐसा भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दो या तो लिख दो 0.01 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यूनिट लगाना मत भूल जाना। बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल 0.01। अच्छा, मेरे से पहले आंसर दे दे, बहुत ही बढ़िया। अरे वो तो मैं क्या एक स्टेप करता हूँ ना, अभी डायरेक्ट आंसर बता दो तुम्हें। ठीक है, सो दिस इज द वे जैसे आपको आंसर अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। 1-2 स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डोंट वरी। मान लो फॉर्मूला लिखा ही लिखा, उसके बाद डायरेक्ट आप मान लो यहाँ पे पहुंच गए, आपके एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, स्टेप काट सकते हो मैथ के, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप सबको, आई होप सबको समझ आ गया होगा। सर ये कौन से सिलेबस, स्टेट का सिलेबस है? सारे स्टेट का सिलेबस है बेटा ये, ठीक है ना, बस चुन लेना है ना। हमारे सिलेबस में ये डिलीट हो गया, हमारे सिलेबस में डिलीट हो गया, हमारे सिलेबस में डिलीट हो गया, वो देख लेना बस। बाकी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें से भी एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ जितनी पॉसिबिलिटी है। बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा आते वो भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप घबराओ मत, सब पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम्हारा कॉम्पिटिशन का भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है ना, नीट निकाल लोगे आप, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उसको भी ढंग से पढ़ लिया, तुम्हारे नीट में मैं गारंटी दे रहा हूँ 180 में से 120 130 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैं आपको भी बताता हूं, अभी हुआ 720 नंबर का पेपर, तो अगर किसी की 715 के आसपास नंबर है, 720 में से प्रीवियस स्टेट्स बोलते हैं, तो 715 के हिसाब से आपकी 1 रैंक आ जाएगी, AIR 1 आ जाएगी। और अगर आपके मार्क्स 600 नंबर के आसपास है, 720 में से बता रहा हूं मैं, 120 नंबर उड़ा दिए मैंने, कह रहा हूं सारे सब्जेक्ट में से 120 नंबर उड़ा दो, अगर आपके 600 नंबर के आसपास है या 580 तक के नंबर है आपके, तो करीब आपकी 50,000 के आसपास रैंक आ जाएगी, या 30,000 तक की रैंक आ जाएगी आपके आसपास। तो 30,000 की रैंक मतलब 600 तक के मार्क्स में आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इतनी गारंटी है। ठीक है ना, तो आप ही मान के चलो अगर फिजिक्स में से आपने 180 में से 120 130 भी स्कोर कर लिया, तो 50 नंबर फिजिक्स में उड़ा दो आप। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या बोलते हैं 50 नंबर आपके मैं उसमें उड़ा दो, केमिस्ट्री में उड़ा दो। बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए नीट वालों की, तो 20 नंबर से ज्यादा आप बायोलॉजी में लूज नहीं कर सकते। वैसे तो बायोलॉजी में फुल ऑन फुल आते हैं बच्चों के, अगर इतने ले आओगे तो 600 नंबर कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे 600 नंबर। और फिजिक्स भी इतनी टफ नहीं आती यार, मैं तो 120 बोल रहा हूँ, आराम से आएंगे 120। तो मतलब आप तो 150 तक 160 तक हो सकता है, 180 तक भी ले जाओ, बट हाँ मैं आपको कह रहा हूँ मिनिमम आपने ढंग से भी मेरे नोट्स पढ़ लिए ना, 12th की ढंग से प्रिपरेशन करते टाइम मेरे नोट्स 11th 12th की भी पढ़ लिए ना, 120 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। तो मैं हो जाएंगे प्रश्न, इतने मुश्किल नहीं आते नीट में। ठीक है,
और बेटा जेई मेंस तक के प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। एडवांस की मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोई गारंटी नहीं देता कि भाई मैं आपको बेमतलब बोल दूं कि हम एडवांस भी क्लियर करा देंगे, नहीं है वैसा अभी कंटेंट, ये सिर्फ बोर्ड के हिसाब से कंटेंट है, ठीक है। तो ये जेई एडवांस क्लियर कराने वाला कंटेंट नहीं है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। मेंस तक आप क्लियर कर सकते हो, नीट क्लियर कर सकते हो इस कंटेंट से, एडवांस नहीं। एडवांस के थोड़े और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने पड़ते हैं, और यहाँ पे तो कई बच्चों को न्यूमेरिकल देख के घबराहट हो जाती है, तो ऐसे नहीं चलता है ना। तो मेंस तक का आपका क्लियर हो जाएगा। 11th नहीं पढ़ा तो गड़बड़ वाली बात है ना बेटा। जेई के अंदर तो क्या होता है, 11th 12th में 12th का मार्जिन ज्यादा होता है, 12th के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं वेटेज, नीट में भी यही होता है वैसे तो। कोशिश करो एक बार। सर प्लीज हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड करो। बेटा हमारी तो कॉस्ट नहीं, वो तो हम रखते हैं वहां पे, इसलिए कॉस्ट लग जाती है आपकी। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यही ओवर कर रहे हैं, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।